की ओर आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर उसी मुद्दे को लेकर आए जिस मुद्दे पर हमने आपको वादा किया था। हमने आपको कहा था कि इस मुद्दे पर हम लगातार तब तक आपके सामने आते रहेंगे जब तक इस ओवैसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज के बिंदास का एक विशेष महत्व है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती का यह दिवस है जिस दिन इस अखंड भारत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण काम पटेल जी ने किया था। उस सरदार की याद आज आती है और इसलिए हम जो लगातार ओवैसी के नंगा नाच की कड़ियां चला रहे हैं उसमें आज की कड़ी हम सरदार पटेल जी को समर्पित करते हैं और उनको याद कर रहे हैं कि आज के दिन आंध्र प्रदेश को, हैदराबाद को दोबारा किसी पटेल की, सरदार की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार का नंगा नाच तब भारत के आजादी के समय, भारत के विभाजन के समय निजाम ने किया था, जो बातें की थी, जो चाल चली थी, जो उसके अंदर का अहम था, वो सारी चीजें आज भी हैदराबाद में जीवित है। वो सारी चीजें आज भी वहां पर धगधगाई जा रही है, जलाई जा रही है। भले ऊपर से कुछ दिख रहा हो, बल्कि मैं तो दावा करूंगा कि ऊपर नहीं दिख रहा, ऊपर के ऊपर भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको नजरअंदाज करें। ऐसा सब कुछ अगर रोकना है तब निजाम की इच्छा थी कि पाकिस्तान के अंदर हैदराबाद को मिलाया जाए, यह पाकिस्तान का हिस्सा हो। भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में होते हुए भी हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की इच्छा निजाम की थी। तब पटेल ने उसको पूरा नहीं होने दिया था। क्या 2014 में ऐसा कोई पटेल है जो आधुनिक निजाम की इच्छा पूरी ना होने दो? उसके मंसूबों को तब पटेल ने तोड़ा था। आज के आधुनिक निजाम के मंसूबों को कौन तोड़ेगा? तब एक हिम्मत थी, तब एक जज्बा था, देशभक्ति थी और निजाम जैसे गद्दारों को सबक सिखाने के लिए ताकत थी। आज के राजनीतिक जमात में यह ताकत है क्या? सवाल पैदा होता है, क्योंकि लगातार इसके नंगे नाच के बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। आज के इस कार्यक्रम में हम 2014 और तब का हैदराबाद, भारत के आजादी और विभाजन के समय का तब की स्थिति को मिलाकर आपके सामने चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। क्या हैदराबाद को फिर से सरदार पटेल की जरूरत है? आजादी के समय पटेल ने नवाब के मंसूबों को कुचला था। आज ओवैसी के इरादों को कौन कुचलेगा? भारत आजाद हो रहा था, देश की ज्यादातर सियासतें भारत में शामिल हो रही थी, लेकिन देश का मध्यवर्ती राज्य होते हुए भी हैदराबाद पाकिस्तान में जाना चाहता था। तब केंद्र में लौह पुरुष पटेल गृह मंत्री थे और सेना की कमान भी उनके हाथों में थी। उस समय पटेल ने नवाब के मंसूबों को कुचला था। आज ओवैसी के अत्याचार देख फिर से सरदार पटेल की याद आ रही है। उनकी बात करने से पहले हम आपको हैदराबाद की हालात से रूबरू कराते हैं। हैदराबाद, जहां आज भी मुसलमानों का कब्जा चल रहा है और पहले भी चलता था, तब सरदार पटेल ने इसका इलाज किया था। जैसे उस समय निजाम ने आतंक मचाया हुआ था, हैदराबाद में उसी तरह का आतंक फिर से छाया हुआ है। ओवैसी इस नाम से चंद दिनों पहले तक शायद ही कोई हैदराबाद अथवा आंध्र प्रदेश के बाहर परिचित था, परंतु आज सबको मालूम हो गया है कि ओवैसी के नाम से अकबरुद्दीन और असदुद्दीन वो दो भाई हैं जो मुसलमान वोटों की खातिर इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को सरेआम मिटाने की बात करते हैं। 1947 से पहले के हैदराबाद स्टेट की, जिस पर एक समय विश्व के सबसे अमीर आदमियों में से एक मेधांत और संकीर्ण सोच वाला निजाम राज करता था। निजाम के राज्य में 95% जनसंख्या हिंदुओं की थी और मुसलमानों की जनसंख्या केवल 5%। उसके विपरीत राज्य के 95% निजाम के राज्य में हिंदुओं को किसी भी प्रकार से मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। हिंदू अखबार अथवा साप्ताहिक पत्र के माध्यम से निजाम के अत्याचारों को हैदराबाद से बाहर अवगत कराने की कोशिश करते थे तो उस पर छापा डालकर उसकी प्रेस जब्त कर ली जाती थी, उसे जेल में डाल दिया जाता था। आर्य समाज ने 1939 में इस अत्याचार के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया। 1947 तक आते आते निजाम ने पाकिस्तान से हैदराबाद रियासत को मिलाने की बात कह दी और एक 15 मील चौड़ा कॉरिडोर हैदराबाद को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए मांगा। सरदार पटेल अपने निश्चय पर अटल रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अपने ही बच्चे पाकिस्तान की कितनी औकात है। उन्होंने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए जैसे ही कार्यवाही शुरू की,
तो अधिकांश राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ मार डाले गए। दुनिया का सबसे घमंडी आदमी निजाम मुंह लेकर समझौते के लिए सरदार पटेल की अगवानी करने स्वयं उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आया। सरदार पटेल ने अपनी शर्तों पर निजाम से संधि कराई। कासिम रिजवी को ऑपरेशन पोलो के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आज ओवैसी भाई हैदराबाद में तांडव कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। वहां के गृह मंत्री हाथ पर हाथ रखे खामोश देख रहे हैं। क्या सरदार पटेल की तरह उनमें शक्ति नहीं है कि वो ओवैसी भाइयों पर कार्रवाई कर पुरानी यादों को ताजा कर सकें? आखिर क्यों विवश है वहां के गृह मंत्री? क्यों नहीं कार्रवाई करते? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तब गृह मंत्री थे सरदार पटेल, आज देश के कहे तो राजनाथ सिंह है, और राज्य के जो गृह मंत्री है, राज्य के जो मुख्यमंत्री है, उनको भी इतने ही अधिकार हैं। अधिकार तो साधारण पुलिस वाले के पास भी है, लेकिन जब पटेल को याद करें, पुलिस तो इनको नहीं कर पा रही है। हमने कल के कार्यक्रम में कहा था कि क्या तेलंगाना के पुलिस में कोई हिम्मत वाला मर्द, क्या सिंघम स्टाइल का कोई अधिकारी नहीं है? लेकिन खैर, उस आज के विषय में जब हम पटेल पर चर्चा करें तो पटेल का बाना, पटेल के तेवर, पटेल की देशभक्ति, सरदार पटेल की वो निष्ठा इस देश के प्रति होने वाला कोई अधिकारी तो छोड़िए, कोई राजनेता उस तेलंगाना में नहीं है। क्या उतने ही अधिकार जिस गृह मंत्री के पास है, जिस मुख्यमंत्री के पास है, वो इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे? अगर वहां का गृह मंत्री फेले, वहां का मुख्यमंत्री फेले, तो फिर बारी आती है केंद्र के गृह मंत्री की। अगर केंद्र के गृह मंत्री भी फेल होते हैं, तब बारी आती है मोदी की। हम नहीं चाहते कि ओवैसी जैसे मच्छर को मारने के लिए तोप चलाने का सहारा लेना पड़े, मोदी को हस्तक्षेप करना पड़े। लेकिन अगर ये नीचे के तीनों लोग फेल होते हैं, तो फिर मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मोदी पटेल है, ये साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी तीन लोगों को पटेल जैसा काम कर सकते हैं, ये साबित करने का मौका है, और ओवैसी के नंगे नाच को रोककर वो इसको साबित कर सकते हैं। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद सर, मैं मुरादाबाद से यूसुफ बोल रहा हूँ। सर, मेरा बस इतना कहना है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और हम अशफाक उल्लाह खां और वीर अब्दुल हमीद जी जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए थे, हम उनके वारिस हैं, ना कि ओवैसी के। और मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो किसी भी ऐसे नेता के बहकावे में ना आए, और क्योंकि ये नेता अपने सियासी हथकंडे अपनाकर हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाकर अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब इसने जो कहा है कि 25 करोड़ का मैं नेता हूं, आप अपने आप को इसके 25 करोड़ से दूर कर रहे हैं। सर, देशद्रोही का और किसी भी ये ऐसे देशद्रोही या फिर किसी भी क्या नाम है आतंकवादी, किसी भी आतंकवादी का ऐसे कोई धर्म नहीं होता, देश से कोई लेना देना नहीं होता है। सर, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है? जय हिंद। जय हिंद चौहान जी, बोलिए। हम बोले जय हिंद चौहान के जी, क्या कहना है आपको? ओवैसी जैसे गद्दार को ठीक करने की जिम्मेदारी अकेले राजतंत्र की नहीं है, धर्मतंत्र की भी है। अकेला पुलिस प्रशासन, राज्य शासन, केंद्र सरकार ये क्या करेंगे? धर्मतंत्र किसी राजतंत्र से बंधा हुआ नहीं है। धर्मतंत्र विश्व का अधिकार रखता है। उसको साधु संतों को, पंडित पुजारियों को और धर्म संगठन के, समाज संगठन के प्रशासकों को आगे आना चाहिए ओबीसी जैसे गद्दार को ठीक करने के लिए। हम चुप है? धर्मतंत्र के लोग ऐसा ठीक करना अकेले के बस का नहीं है। राजतंत्र के, राजतंत्र सहयोगी बन सकता है, लेकिन आगे तो धर्मतंत्र के प्रतिनिधियों को आना पड़ेगा, संतों को, पंडितों को। और ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब तक सारा समाज जागरूक नहीं होता, देखिए ये कोई बहुत बड़ा नहीं कि इसके लिए पूरा देश एक हो जाए, लेकिन ये जरूर है कि देश को एक होने का बहाना इसके बहाने मिल सकता है। और ऐसे किसी भी देशभक्ति और देश हित और राष्ट्र हित के बहाने को कभी गंवाना नहीं चाहिए। देश के नेता वो होता है जो ऐसे बहाने पूरे राष्ट्र को एक करता है। देश का लीडर वो होता है जो छोटी सी भी घटना के आधार पर देश को जगाता है। और ये करने के लिए ऐसी घटना के बहाने, हालांकि ये व्यक्ति से ज्यादा प्रवृत्ति के तौर पर है, और इसलिए
एक प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए ये केवल हैदराबाद में ही ऐसा नहीं बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो मिनी पाकिस्तान के नाम से बढ़ रहे हैं और उनको संरक्षण मिल रहा है, ऐसे जगह पर प्रवृत्ति को नष्ट करना है। तो जैसे इस कॉलर ने कहा कि देश के समाज के सारे हिस्से को एक होना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए और इनके खिलाफ बिंदास बोलना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। सर बोलिए। सबसे पहले मैं ओवैसी अगर चैनल देख रहा होगा या हमारा डिबेट अभी ये देख रहा होगा तो उससे मेरा एक ही सवाल होगा, ओवैसी अगर असली मर्द का औलाद है तो सामने आए कि हिंदुस्तान का बेटा एक असली हिंदू टीवी पे खड़े होकर तुझे चैलेंज कर रहा है, अगर तेरे में हिम्मत है तो लाइव जुड़ और अपनी बातें रखने का हिम्मत रख। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रखिए। अगर आप लाइव में अपना फोन कॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप हमारे फेसबुक सुदर्शन न्यूज के आईडी पर, ट्विटर पर और सोशल मीडिया के सारे आइडेंटिटी पर अपनी अभिव्यक्ति को लिखिए। हम स्क्रीन पर उसको बीच बीच में चलाएंगे। साथ में नीचे का 24 घंटे का स्क्रॉल भी हमने शुरू किया है। जब तक यह अभियान चलेगा तब तक ओबीसी के नंगा नाच की जानकारी, आपकी प्रतिक्रिया, आपका जो समर्थन इस अभियान को है वो भी आप दे सकते हैं, जिसको हम व्यक्ति, संगठन, संस्था, सारे प्रकार के लोगों से इसको मांगते हैं और वो हम स्क्रीन पर चलाते रहेंगे। कॉलर। जय हिंद। बोलिए। मेरा पहला ये है कि अब दायित्व क्या चुनाव आयोग का चुनाव से पूर्व तक होता है किसी प्रत्याशी के लिए? जो उसने बदतमीजियां किए हैं उनके पार्टी के लोगों ने, ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि ऐसे विघटनकारी तत्वों के खिलाफ तुरंत उनका चुनाव परिणाम निरस्त करके उनको जेल भेजा जाए। ये केवल चुनाव आयोग केवल यहां तक मॉनिटरिंग करे कि हाँ भी चुनाव हो गया, और अभी जब तक कोई भी ऐसा विधायक जब तक शपथ नहीं लेता तब तक वो चुनाव आयोग के ही अधिकार क्षेत्र की विषय की बातें होती हैं। इसलिए उनको तुरंत मतलब चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, उनका चुनाव परिणाम निरस्त करे और उनको जेल में भेजने की अनुशंसा करे। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव आयोग इसमें सबसे बड़ी संस्था है जिसका सबसे ज्यादा दायित्व है, क्योंकि राजनीतिक दल के तौर पर अगर इसका रजिस्ट्रेशन मिला है तो रद्द होना चाहिए। भारत के इतिहास में पहले हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और जब तक इसने अपने नाम के साथ ऑल इंडिया शब्द नहीं लगाया 10 सालों तक इसको परमिशन नहीं दी थी। माफी मांगने के बाद और ये आंदोलन को इसके राजनीतिक दल को भारतीय करने के बाद इसको परमिशन दी गई थी। वो परमिशन के कंडीशन को वायलेशन किया जा रहा है। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाला इसका बड़ा भाई जो इसका अध्यक्ष है, वो कानून को तोड़ और मरोड़ कर इस पूरे जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है उसका गैर उपयोग कर रहा है। ऐसे में अगर हिंदुस्तान के जागरूक लोग इस बात को नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, ये सवाल है। आज हम पटेल को जब याद कर रहे हैं तो पटेल जी के फिल्म से एक हम आपको शॉर्ट दिखाते हैं। हम कह रहे हैं कि 2 प्रवृत्तियों की बात हम यहां पर करें या 3 प्रवृत्तियों की बात करें। 2 प्रवृत्तियां हैं, एक है निजाम तबका और एक आज का निजाम बनने की कोशिश, जो राजनीतिक निजाम बनने की कोशिश कर रहा है वो, और उनका जवाब दिया था पटेल ने। देखते हैं एक फिल्मी शॉट। ये खास तौर पे मैंने आपके लिए मंगवाए हैं। मैंने सुना है आपका जो सेक्रेटरी है वो गुजराती है। जी हाँ, और मैं चाहूं तो कश्मीरी पंडित भी नौकर रख सकता हूं मिस्टर पटेल। बीवियां कितनी है? 2, और मैं जितनी चाहूं उतनी रख सकता हूं। बच्चे? 6। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी ये चालें हैदराबाद में नहीं चलेंगी। वहां के मुसलमान जान हथेली पे लेकर घूम रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद। बैठ जाइए। जी शुक्रिया। और दूसरी बात ये, खड़े होकर नहीं। लेकिन ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है रिजवी भाई, बैठ जाइए आराम से। हमें बैठकर बोलने की आदत नहीं। अब डालिए, देखिए आप कह पाएंगे, कोशिश कीजिए। और अगर हम खड़े होकर बोले तो? नहीं, आप बैठकर ही बात करेंगे। आपको मैं बहुत वक्त दूंगा, आराम से कहिए। और यहां पर मेरे अलावा आपको सुनने वाला तो कोई है नहीं, फिर डर कैसा? थूंगदान दो।
जो कहना है वो इत्मीनान से कहिए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही हों। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। बोलिए। आपने कहा कि आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हाँ, हमें क्या मालूम? तो मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं? अरे कौन रोक रहा है? और वैसे भी कल सुबह हवाई जहाज से आप हैदराबाद रवाना कर ही दिए जाओगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामती पहुंचोगे। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैं चाहता हूं कि उनकी और उनके परिवार की सेहत अच्छी रहे। और ये भी कहना कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, तब वो अपने बारे में भी सोच लें। अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में। जाइए। ये धमक चाहिए, ये हिम्मत चाहिए। ये ओवैसी जैसा भोग रहा था और धमकी दे रहा था संप्रभु भारत के लिए, भारत की इतनी बड़ी सेना के लिए, आजाद हुए भारत के पहले गृह मंत्री के सामने इसके भोगने को कितने आराम से सरदार पटेल ने ऐसा जवाब दिया कि दूसरे दिन जब सरदार पटेल हैदराबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट लेने के लिए निजाम को घुटने टेक कर नाक घसीटते हुए सरदार पटेल के स्वागत में आना पड़ा। तब नेहरू को इस मसले पर हस्तक्षेप करने के लिए पहले जब कहा गया था, तो नेहरू इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके जाना चाहते थे। जो कश्मीर का हाल उन्होंने किया वो करना चाहते थे, लेकिन देश के गृह मंत्री होने के नाते पटेल साहब ने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, हैदराबाद की केस को मैं डील करूंगा। और उन्होंने निजाम को झुका दिया और वहां पर करोड़ों लोगों की बात की। देश का गृह मंत्री असंवैधानिक भाषा बोल सकता है, आपने स्क्रीन पर सुना। निजाम के बीवी बच्चों की याद दिलाना, यह भी समय की जरूरत होती है। ओवैसी जैसों को ऐसी ही भाषा समझती है। इसी को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगले कॉलर। जय हिंद। हिंदू राष्ट्र देश है। यहाँ पर अगर किसी भी संस्कृति के खिलाफ या हिंदू संस्कृति के खिलाफ कोई भी बयानबाजी होता है तो एक देशद्रोह में गिनती होती है। और वैसी एक देशद्रोह का काम किया है। और जब से आपने वैसी लाओ और 9 लाख ले जाओ का मुहिम चलाया है, तब से वैसी चूहे की भांति दिल में जाकर छुप गया है। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि सरदार पटेल की हैदराबाद को दोबारा जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आज कौन यहां पर भूमिका करना चाहेगा और कौन ये भूमिका कर सकता है सरदार पटेल की, यह हमको देखना है। क्योंकि सरदार पटेल की भूमिका के बगैर किसी भी स्थिति में हैदराबाद अर्थात आज का तेलंगाना, देश के तमाम ऐसे मिनी पाकिस्तान बन रहे क्षेत्र
भारत के साथ रहना मुश्किल है। और इसलिए ऐसा करने के लिए सरदार पटेल की 2014 में दोबारा जरूरत है। इस भूमिका के आह्वान के लिए देश के राजसत्ता के राजनेताओं को, पदासीन नेताओं को हम आह्वान कर रहे हैं। और यह आह्वान करने के लिए आज का बिंदास पटेल को याद करते हुए हम आपके सामने ला रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज को सलाम करता हूं उनकी इस मुहिम के लिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ओवैसी को देश के कानून के अनुसार उचित दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे देशद्रोहियों को देश में आश्रय देने की कोई जरूरत नहीं है और इसके खिलाफ कानून को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन कानून तो नहीं उठा रहा है ना सर। इसके लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को FIR करनी चाहिए, ताकि कानून पे प्रेशर बने और वो उचित से उचित कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो। धन्यवाद। कई लोगों ने अपने अपनी जगह पर FIR किए हुए हैं, कई लोगों ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, कई जगह के पुलिस वाले FIR करने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों ने कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में इसका सहारा लिया गया है, इसके खिलाफ दावे कई जगह दाखिल होना शुरू हुआ है। लेकिन आज भी वो स्पीड नहीं है जो होनी चाहिए। हैदराबाद के लोग तो डरे हुए हो सकते हैं, पुराने हैदराबाद के तो मुंह भी शायद नहीं खोल सकते होंगे, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में लोग कहाँ है। अभी इस प्रोग्राम का बहाना जो महाराष्ट्र के चुनाव में इसका आग उगलना है, छत्रपति शिवाजी का नाम लेने वाले, छत्रपति शिवाजी के वंशज होने का दावा करने वाले वहां का समाज का कोई हिस्सा इसके खिलाफ क्यों मुंह नहीं खोल रहा है? क्या सब लोग सत्ता के पीछे पड़े हैं और ओवैसी के नंगा नाच पर किसी को समझ नहीं है? अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सलीम से बोल रहा हूँ। ये ओवैसी ने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत किया है। उसकी बयानबाजी में आकर मुस्लिम बंधुओं को और हमारे भाईजान लोगों को एकदम से इसकी बातों न मानते हुए देश के हित में काम करना चाहिए और उस राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। यह हमारी सरजमी है, हम यहीं से पले बढ़े हैं और इसके खिलाफ जो भी बोलेगा हम उसके खिलाफ हैं। नेता कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, राष्ट्र विरोधी बातें जो भी करेगा वो हम उसके खिलाफ है। धन्यवाद। ऐसे कई मुस्लिम भाई हैं जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया में कॉल करके, प्रत्यक्ष लाइव में कॉल करके, कुछ लोग तो आके यहाँ नोएडा में मिलके भी गए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इसके बात से सहमति नहीं रखते, जो इसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को 25 करोड़ का नेता होने का और 100 करोड़ के खिलाफ बोलने की बात करता है। इस बात का सबक उस 25 करोड़ में से जो लोग हैं उन्होंने ही आगे आकर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात उन्हीं की रहेगी, क्योंकि इसके 25 करोड़ से अपने आप को दूर करने वाले जितने ज्यादा होंगे ये उतना नीचे गिर पड़ेगा। लेकिन आज बात पटेल की हो रही है, तो पटेल की धमक कौन नेता दिखाएगा, ये भी बात है। अगले कॉलर। जय हिंद। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो आपने ये मुहिम चलाई है सुरेश जी। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट कोई तो ऐसा शख्स है जो हम हैदराबाद वासियों की मदद करने के लिए आया है। सर, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। पुराने शहर अगर हमें जाना हो तो हमें बुरखे पहनने पड़ते हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ पे, इतना अत्याचार, ये तो हम रोज सुनते ही हैं, लेकिन इन्होंने इतनी दरिंदगी मचा रखी है यहाँ पे। पाप कमा रहे हैं लोग। आप मुस्लिम ना होते हुए भी आपको बुरखा पहन के जाना पड़ता है? बिल्कुल सर, हमें यहाँ पे घर से बाहर निकलना हमारे लिए कितना मुश्किल है ये हम जानते हैं। और आपका जो चैनल ये मुहिम चला रहा है, हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आपने ये जो मुहिम चलाई है, कोई सुनने वाला है, कोई हमारा दर्द को समझने वाला आज हमारे सामने खड़ा है। चलिए, धन्यवाद। डरने की बात नहीं होनी चाहिए। किसी ना किसी ने तो हिम्मत करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों की जान भी जोखिम में जाए, लेकिन कोई तो आगे आएगा, तब पहला कदम डालेगा, तो ही तो बाकी लोग आपके साथ बाकी कदम मिलाएंगे ना। इसके अत्याचार के खिलाफ, इसके वहां पर जो आतंक मचा के रखा है उसके खिलाफ लोग टीवी पर बोल रहे, फोन पर बोल रहे, लेकिन सामने बोलने से कतरा रहे। क्यों? क्या ये केवल सांसद है इसलिए? एक ऐसी ही गुरमी थोड़ी देर पहले आपने देखी थी सरदार पटेल के सामने। इन्हीं के दल के तबके जो भी रहे होंगे वो कैसे दिखा रहे थे। जो जवाब उसको सरदार पटेल ने दिया, आज हिंदुस्तान के बाकी हिस्से में यही जवाब देने वाला अगर दूसरा नेता रहेगा तो वहां पर निजाम बनने की कोशिश केवल हैदराबाद में ही नहीं, देश के किसी भी कोने में कोई नहीं करेगा। अगले कॉलर।
जय हिंद। बोलिए। ऐसी देश की अखंडता के लिए खतरा और ऐसे पागल कुत्तों आवाज खराब आ रहा है, जरा हम दूसरे कॉलर के पास जाएंगे। कॉलर को कहेंगे कि अपना आवाज ठीक पर पहुंचे, ये आपकी जिम्मेवारी, जरा इसका ध्यान रखिए। तब तक हम आपको दिखाते हैं कि मुसलमानों को भड़काने के लिए क्या क्या बोलता है। कुछ नई बातें, नई सभा में वही बातें बार बार। कभी हो सकता है कि कोई कह दे कि बहाव में आकर गलती से कहीं पर कुछ बोल दिया हो, लेकिन एक ही बात, इसकी एक ही बात हम 10 सभाओं में दिखाएंगे कि ये कैसी वो बात को बोलता है। लेकिन अभी हम एक आपको इसकी बाइट दिखाते हैं। मुसलमानों, तुम किस तबाही के इंतजार में हो? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत का पैगाम काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या गुजरात का फिसाद काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या मुजफ्फरनगर का फिसाद काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या आसाम की जलती हुई हमारे बस्तियां क्या काफी नहीं है इंतशार को खत्म करके मुत्तहिद होने के लिए? अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम मुंतजिर हो तो किस तबाही के दस्तक देने के इंतजार में हो? आखिर कब उठोगे? ये भाषण आप वैसे लगातार कई कार्यक्रमों में दिखाई रहे, लेकिन इसके खिलाफ बोलने वालों के बढ़ावा देते हुए, इसके विचार को काट देने वाली और बात करने वाले लोगों के लिए हम अपनी लाइनें खोल चुके हैं। उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद। बोलिए। सर, ओवैसी जैसे मुस्लिमों की ही ये देन है कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। ये ऐसे मुस्लिम हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिसकी वजह से देश के लाखों मुस्लिमों को ग्लानि सहनी पड़ती है और इन्हें झेलना पड़ता है। उनके ऊपर भी दोष मढ़े जाते हैं, लेकिन यही लोग इसके जिम्मेदार हैं जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी भड़काऊ भाषण देते हैं कि जनता भड़कने पर मजबूर हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन इसके भड़कावे में नहीं आना चाहिए। ये किसी के न्याय के लिए आपको नहीं भड़का रहा है, ये किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार की गुहाई दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये आपको भड़काकर वोट चाहता है। कश्मीर में अगर ये मुसलमानों का नेता है तो जहां मुसलमान नैसर्गिक आपत्ति में घिरे वहां पर इसने क्या किया, इसको सवाल पूछिए। इसके सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन में जाइए, इसके फोन नंबरों पर पूछिए, या आपके गांव शहर में आता है तो भी पूछिए। हालांकि पिछले 7 दिनों से गायब है। जब से बिंदास बोल में इसका नंगा नाच चल रहा है, हैदराबाद के किसी तंग गली में भी ये नहीं दिखा गया है। लेकिन ये जब भी जहां दिखाई दे, इसको पूछिए कि जब कश्मीर में बाढ़ आई तो ये कहां था, क्या इसने मदद की है? अगर की है तो उतने बड़े दावे के साथ की है जो पूरे 25 करोड़ का नेता और उनका रहनुमा होने की बात करता है। क्या देश के अन्य क्षेत्रों में जहां पर मुसलमान समस्या में आया वहां पर ये गया है? लेकिन ये वो बात नहीं करेगा। ये केवल अत्याचार की, अन्याय की बात करेगा, आपको उस्काने की बात करेगा, आपको एक होने नहीं देगा। ये आपको सिर्फ विरोध करेंगे। हम एक और इसकी वीडियो आपको दिखाते हैं। मजलिस है, हम हैं, जब तक हम जिंदा हैं 2 घंटे तक आप मुकाबला करो, 2 घंटे के बाद हम आके मुकाबला कर लेंगे। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। आज के इस मुद्दे में हम आपके सामने अब तक चर्चा कर चुके हैं कि देश के इस स्थिति में सरदार पटेल अगर होते तो क्या करते। जब यही स्थिति बनी थी, पहले भी स्थिति हम देख चुके हैं, जब आजादी के समय में, इस देश के विभाजन के समय में वहां की निजाम ने हैदराबाद को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की बात कही थी, और उसके लिए भारत सरकार को धमकी देने से लेके, और केवल धमकी ही नहीं बल्कि वहां रह रहे 125 करोड़ हिंदुओं को काट डालने की बात करने वाले वहां के निजाम और उसके सेनापति को
तब के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा सबक सिखाया था, शब्दों के आधार पर वो कॉन्फिडेंस दिया था कि निजाम और उसकी तमाम सेनापतियों की फौज नेस्तनाबूद हो गई। उसने समर्पण कर दिया और दूसरे दिन एयरपोर्ट पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे तो घुटने टेके नाक घसीटते हुए निजाम सरदार पटेल के सामने खड़ा था। उसकी हेकड़ी उतर गई थी। वो हेकड़ी उतरने का कारण था कि इस राष्ट्र में जो ताकत है, उस ताकत का एहसास कराने की क्षमता, शब्द, सामर्थ्य और भाव सरदार पटेल के पास था। राष्ट्र तब से आज ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो भाव आज के लोगों को क्यों नहीं है? तब देश के पास समस्याएं ज्यादा थी, ताकत कम थी, लेकिन आज ताकत बहुत है, समस्याएं कम है, लेकिन फिर भी आज के ताकत का एहसास हम ओवैसी जैसे कुत्तों को नहीं करा पा रहे। और ऐसे में हम 2014 को सरदार पटेल को याद करने के लिए मजबूर हैं। आइए इसी पे चर्चा जारी रखते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है। ऐसे देश के गद्दारों के साथ यही होना चाहिए सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ओवैसी लगता है तू पक्का मुसलमान नहीं, सत्ता के लिए भाइयों को लड़वाता है, लगता है तेरा कोई ईमान नहीं, तू क्या बिगाड़ेगा भारतीयों को कुछ? अबे अभी ओवैसी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, मैं ब्रजकिशोर मिश्रा एडवोकेट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ। लोकतंत्र सेनानी समिति उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। हाँ। और आप जो सुदर्शन न्यूज पर अकबरुद्दीन ओवैसी का जो ये दिखा रहे हैं, और ये इतना गंदा व्यक्ति है जिस तरीके की बात कर रहा है, और देश में जो सरकार भारत की सरकार है वो चुप बैठी हुई है, और वहाँ उस प्रांत की सरकार जो चुप बैठी हुई है, इसको जेल के अंदर करना चाहिए और विभिन्न धाराएं इसके ऊपर लगाई जा सकती हैं। जहाँ तक आपने जो है जनता को जगाने का कार्य किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो ये कह रहा है कि हम ताजमहल ले जाएंगे, कुतुब मीनार ले जाएंगे और ये फला चीजें लाल किला ले जाएंगे, इसके पिताजी भी नहीं ले जा सकते थे, ना ये ले जा पाएगा। लेकिन बिल्कुल धन्यवाद। जो बात ये करता है, आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था कि सरदार पटेल ने कैसे तब के नवाज के लोगों को, उसके सेनापतियों को धमकाया था, किस शब्दों में धमकाया था। आज और उस समय वो सरदार पटेल को, पटेल जैसे लौह पुरुष को कैसे धमका रहा था, ऐसी ही धमकियां ये आज भी लिच्चड़ धमकियां देता है। इसकी ये धमकी भी देखते हैं कि ये क्या कहता है। मजलिस है, हम हैं, जब तक हम जिंदा हैं 2 घंटे तक आप मुकाबला करो, 2 घंटे के बाद हम आके मुकाबला कर लेंगे। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से मुकाबला करने की बात करता है। ये जो धमकी सरदार पटेल को तब के निजाम के सेनापति ने दी थी, उसी का वंशज होने का ये अपना परिचय देते हुए ऐसे गंदे शब्दों को कहता है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हाँ, ये ओवैसी ने जो बयान दिया है, इसको तो सजाए मौत हो जानी चाहिए, या चौराहे पे इसे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, क्योंकि ये देवी देवताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और गाली दिया है, जिससे पूरे देश को इन्होंने अपमानित किया है। और हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, भारत के स्वाभिमान को ललकारता है, यहाँ के एकता को तोड़ता है, यहाँ के अखंडता पर सवाल निशान खड़ा करता है, यहाँ के कानून को कुछ भी नहीं समझता और यहाँ के सत्ता को ललकारता है। सत्ता तो ललकार सुनने के लिए फिर भी मजबूर होगी, हिंदुस्तान मजबूर नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में इसके जैसे 100 नहीं 125 करोड़ हिंदुस्तानी आते हैं। हम सबकी बात करते हैं, इसके जैसे 25 करोड़ की बात नहीं करते, जिस 25 करोड़ के 0.1% का भी ये नेता नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको?
हाँ जी, नमस्ते। हम सुदर्शन न्यूज से बोल रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जो मुख्य संस्थापक हैं एमएमआई के, उन्होंने जो हमारे देवी देवताओं के बारे में बोला है। हाँ, हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी, उन्होंने जो हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोला है, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो पृथ्वी पर रहें या भारत में या कहीं और भी रहें। आप जो मुहिम चला रहे हैं वो चलाते रहें और लोगों को यही बताते रहें, यही युवाओं पर फैलाते रहें कि ऐसे लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें यही शिक्षाएं दें। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आप कोई बोलने का प्रयास तो कर रहा है, भले शब्द आगे पीछे हो जाए, आपकी भावना, आपकी हिम्मत और आपका प्रयास जरूरी है। बिंदास बोल के द्वारा हम यही करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं, अगर हम लोग सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो साथ कैसे आएंगे, कारवा कैसे बनेगा और हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए इसको उल्टा करिए, बोलिए, लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे और समझने के बाद लोग अपनी बात को आगे लेकर जाएंगे। हम इसी तरीके से अगर आपने का बोलने का सिलसिला जारी रखते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा भोंकने वाला कोई भी हो वो कभी भी इस देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का विचार नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान बोल रहा है। देश बोलेगा, उसका एक एक नागरिक बोलेगा, उसका एक एक सिपाही बोलेगा, उसका एक एक व्यवसायी बोलेगा, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा, उसका शिक्षक बोलेगा, किसान बोलेगा, देश का हर क्षेत्र बोलेगा, तो किसी की भोंकने की हिम्मत नहीं होगी। आपको वो स्थिति लानी है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ, लाइव में जुड़ चुके हैं आप। अरे गुरुदेव प्रणाम सर, कैसे हैं आप? हाँ सर, हम संजय मिश्रा बोले इलाहाबाद से। हाँ सर, हमारा ये कहना है, जो आपने मुद्दा उठाया अभी तक, सर किसी में हिम्मत नहीं है, मीडिया में किसी में भी नहीं। सर जो आपने उठाया है बहुत बढ़िया उठाया सर आपने। और सर मेरा कहना यह है कि जो ये ओवैसी जैसे लोग जब तक हिंदुस्तान में हैं, तो हिंदुस्तान मतलब एक सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। इनको पाकिस्तान में जाना चाहिए, यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है सर इनका। मेरा ये कहने का मतलब है सर। धन्यवाद। हम कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे। आप स्काइप पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति कॉल के द्वारा नहीं दे सकते तो आप हमें वीडियो कॉल करने के लिए स्काइप का उपयोग कर सकते हैं। हमारे दोनों आईडी चल रहे हैं, हमारा नंबर चल रहा है। आप अगर ये दोनों तरीके से अपनी अभिव्यक्ति हम तक नहीं पहुंचा सकते तो हम आपको कहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट sudarshannews.com देखते देखते अपनी प्रतिक्रिया दे, इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाए और अपनी बात को हमारे सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से हमको पहुंचाएं। हम स्क्रीन पर उसको विदाउट एडिट, विदाउट सेंसर दिखाएंगे, क्योंकि हम हिम्मत करने वालों का साथ देते हैं। बिंदास बोल में हम लोगों को बोलने के लिए कहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। एक गृहिणी हूं मैं सर, ठीक है, और आपके चैनल के माध्यम से जो इस तरह के बयान देख रही हूं, काफी दहशत में है हम लोग। जिस तरह से ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, बहुत डर रहे हैं सर हम लोग। इनका क्या, इनके ऊपर कोई क्या एक्शन नहीं ले सकता? क्या किसी में इतनी पावर नहीं है? ये सरेआम इस तरह से अगर बोल रहे हैं तो क्या इनका सर, इनको तो देश से निकाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है सर। तो हम आपके चैनल के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। हमने भी चुनाव आयोग को फोन किया, कोई वहाँ पे प्रतिक्रिया उनके सामने नहीं आती है, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। अगर हम उनको फोन कर भी रहे हैं तो कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता, कोई हमारी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम किस तरह से इस चीज को अपने देश से सर निकाल सकते हैं, आप हमें बता दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अब मुझे पता चला है कि जो नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं कि चुनाव आयोग को फोन करिए, वहां पर इतने करोड़ों फोन आ रहे हैं कि चुनाव आयोग के लोग भी अब उस फोन को ठीक से रिस्पांस नहीं दे रहे। भारत की सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करके जो व्यवस्था खड़ी की जाती है वो हिंदुस्तानियों का आवाज सुनने के लिए है, उनकी प्रतिक्रिया सुनने के लिए है, उनके भाव को शीर्ष स्थान तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन अगर वो व्यवस्था काम की नहीं है तो वहां फोन उठाने वाले, फोन पर बातों को रिकॉर्ड करने वाले, ऊपर पहुंचाने वाले लोग आखिर किस लिए है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। और वो जवाब हिंदुस्तान चुनाव आयोग को मांग रहा है। हालांकि परिणाम हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा मत कहिए,
क्योंकि अभी अभी जो राजनीतिक दल का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग को जाकर मिलकर आया, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए तो बस अब एक ही काम रह गया है कि सारा हिंदुस्तान ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कराए। चुनाव आयोग के इतिहास में, भारत के इतिहास में आजादी के बाद का टेलीफोन पर चलने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें करोड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है अब तक। और व्हाट्सएप पर कई करोड़ लोगों ने एक दूसरे को इस कार्यक्रम के वीडियो मैसेजेस और अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। फेसबुक पर भी इसकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा पास कर चुकी है। यही कारण है कि हम यह अभियान लगातार चला रहे हैं, जिससे से ज्यादा हिंदुस्तानी इसमें सम्मिलित हो सके। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए जी। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले सुदर्शन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इन्होंने इतनी अच्छी मूवी। हाँ, चलिए, शायद स्काइप पर संपर्क टूट गया है। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आपको भी कॉल करने के लिए आह्वान करते हैं कि स्क्रीन पर कॉल करिए। हालांकि इतने ज्यादा कॉल आ रहे कि हम कॉल को कोऑर्डिनेट भी करना मुश्किल है, लेकिन जिसका भी कॉल लग सकता है, पिक हो सकता है, कंट्रोल रूम तक और स्टूडियो तक आ सकता है, वो अपनी बात को कहें। बाकी लोग हमको अगर कॉल नहीं कर सकते तो चुनाव आयोग को फोन करें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को फोन करें, तेलंगाना के होम मिनिस्टर को फोन करें, भारत के होम मिनिस्टर को फोन करें, तमाम व्यवस्थाओं को फोन करें। और जिन्होंने अभी अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, गृह मंत्री जो बनेंगे, उन दोनों को भी फोन करिए कि आपके राज्य में अभी अभी आके, कुछ दिन पहले चुनाव में आके इस व्यक्ति ने गंद फैलाई है। दरिंदे की इस गंद को साफ करने का मौका नए मुख्यमंत्री और नए गृह मंत्री के पास है। वो इस मौके को भूने, छत्रपति शिवाजी की बात करने वाले, उनकी परंपरा की बात करने वाले, उनकी भूमि की बात करने वाले अपना शौर्य और सामर्थ्य दिखाए। अगले कॉलर। जय हिंद। हम बिहार के छपरा से बोल रहे हैं। हाँ, ठीक ना। ये जो वैसी का जो हरकत है, भारत में जो विरोध कर रहा है देवता देवियों का, इस पे उसका जो कंडीशन है, उसको तो जो भारत सरकार है उसको तो जो है कि ले लेना चाहिए गियर में लेकर के। 3 नंबर में हम लोग का जो बिहार में बोलते हैं, 3 नंबर में गियर में लेकर के इसको जो है कि सजा सुना देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनते? अगर एक व्यक्ति पर, महिला पर बलात्कार करने वाले के लिए फास्ट ट्रैक है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए, समूचे लोकतंत्र पर बलात्कार करने वाले के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? ये तो अकेला नहीं, ये तो गैंग रेप कर रहा है भारत के लोकतंत्र के साथ, भारत के सहिष्णुता के साथ, भारत की अखंडता के साथ, भारत की एकता के साथ। इस गैंग रेप के खिलाफ क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, यह हम पूछ रहे। ऐसी देशद्रोही करतूत करने वालों को अगर आप 20-20, 25-25 सालों बाद सजा देंगे तो ये अपने पीछे कितने देशद्रोहियों के फौज को खड़ा करेंगे, यह समझने की जरूरत है। तब सरदार पटेल को यह समझ में आया था और इसलिए उन्होंने तुरंत पहले क्षण इसका बंदोबस्त किया था। यह बंदोबस्त अब हम नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि आज ये बिल बढ़ रहे हैं। अगले को। जय हिंद। सर, मैं दिनेश बोल रहा हूं अलीगढ़ से। हाँ सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये लगातार आप मुद्दे उठा रहे हैं, इसका असर जो है वो अलग अलग देश के शहरों में दिखाई भी देने लगा है। मैं आपसे एक और दरखास्त करना चाहूंगा कि आप इस तरीके के जो भाषण ये लगातार देता रहता है, उसको लेकर के और कुछ कार्यक्रम करें, जिससे इस पे पूरी तरीके से बैन लग सके देश के अंदर, और जहां भी सभाएं करता है उस पे बैन लग सके। बिल्कुल, धन्यवाद। और इसलिए हम आपको एक और इसका भाषण दिखाते हैं कि ये क्या बोलता है। ये भाषण इसलिए मैं रोज दिखा रहा हूं जिससे कि आप इसको भूले ना, आप इसको याद रखें, आप इसको कंटिन्यू समझते रहे। और एक भाषण, अगर अपना वोट ले लेगा तो इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद से ये घेरुआ झंडा निकल जाएगा और हरा झंडा आएगा। जिस देश में तिरंगे की बात करनी चाहिए, जिस देश में तिरंगे की आन बान और शान की बात होनी चाहिए, सबसे ऊंचा झंडा अगर किसी का रहना चाहिए तो देश का रहना चाहिए। लेकिन उस देश के झंडे की ये बात नहीं करता, उस देश के झंडे से बाकी 2 रंगों को दूर करता है और बस हरे झंडे की बात करता है। ये हरे झंडे की बात करना कानूनन कितना क्या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन इसके इरादे, इसकी नैतिकता और इसके विचार जरूर दिखते हैं कि ये ठीक नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए।
सर मेरा मानना है ओवैसी बंधु जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवताओं का, मेरा ये मानना है कि इन दोनों बंधुओं को सड़क पर लाकर गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इन्हें गोली से जान से मार देना चाहिए। चलिए, इस संवैधानिक भाषा का तो हम उपयोग नहीं कर सकते, भारत के कानून में व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर कानून कमजोर रहेगा तो न जाने लोग क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा करने का कोई बढ़ावा देने का हमारा विचार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कानून के कमजोरी के बहाने हिंदुस्तान को कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसके भाषण 7 दिनों से हम दिखा रहे हैं, आपके सामने लेकर आए हैं। ये लेकर आने का उद्देश्य आपको जगाना है। अगले कॉलर। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम चौहान के साहब। बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ओवैसी साहब हैं ये हिंदुस्तान के दुश्मन तो हैं ही, साथ साथ सबसे पहले मुस्लिम के दुश्मन हैं ये। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, लेकिन पता नहीं है इनके ऐसे बयान क्यों आते हैं, हमें सुन के दुख लगता है। लेकिन इसका उपाय क्या देखते हैं आप? इसका उपाय यही है, हम सब मिलकर इनका विरोध करेंगे तभी इनका उपाय हो सकता है। सरकार की तो नीयत मुझे नहीं लगती साफ है कहीं पे। आपके आसपास इसके समर्थक बढ़ रहे होंगे, उसका क्या उपाय करेंगे? जी चौहान के साहब। आपके आसपास में इसके जो समर्थक बढ़ रहे होंगे उसका क्या उपाय करेंगे? सर हम विरोध कर रहे हैं उसका। धन्यवाद। मैं जानता हूं कि देश में कई जगह पर, महाराष्ट्र में भी जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर ही सब जगह पर इसके उम्मीदवार चुन के आए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसने जितना वोट प्रतिशत लिया है इसका मतलब ये बुद्धि भेद करने में कामयाब रहा है। शिवसेना भाजपा के आपस के खिस्तान में, विवाद में, वहां पर हुए वोटों के बंटवारे ने इसको वहां पर घुसने का चांस दिया है और उस घुसने का ये अपना विश्व विजय की तरह इसको मनाना चाहता है। हालांकि देश का माहौल और उन क्षेत्रों का माहौल और उनको गलती का एहसास होने के बाद किसी भी जगह पर इसका विजय उन्माद का जुलूस नहीं हो सका है। प्रशासन इसके लिए समझ गया है कि ये कितनी बड़ी गलती हुई है, समाज समझ गया है कि कितनी बड़ी गलती हुई है, लेकिन फिर भी जो हो चुका है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर मेरा नाम वसीम है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हाँ सर, ये जो ओवैसी अपना गंदा नाच कर रहा है, इसकी वजह से सारे मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है दिल्ली के। हर कोई, हम ऑटो चालक हैं, हम रिक्शा चालक हैं, हम चाहे दुकान चलाते हैं, सर हमको हर कोई नीचता की निगाहों से देखता है सर, जैसे कि हमने कोई घोर अपराध किया है। सर जी, सर ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्या सर इसकी वजह से हमें भी आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, क्योंकि जिन लोगों का जीवन भाईचारे में गया है और खास करके दिल्ली के तंग गलियों में बड़े दिल के साथ लोग भाईचारे से लंबे समय से रह रहे, उन लोगों को जब हीन भावना से दूसरे लोग देखते हैं और खास करके दाढ़ी या मुस्लिम और इस्लामियत की परिचय चेहरे और पहनावे से दिखने की स्थिति जहां बनती है, वहां ओवैसी जैसे लोगों के कारण ऐसे लोगों की तरफ देखने के नजर में वो बात आती है जो आपके भावनाओं से मुझे दिख रही है। लेकिन ये आपका दुर्भाग्य समझिए, इस देश का दुर्भाग्य समझिए कि ऐसे लोगों को बोलने वाले पे रोकने वाला कोई नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद। क्या कहना है आपको? वो गलत बोलते हैं, जो भी बात करते हैं वो वैसी तो एकदम गलत है, और देश का मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है, तो उस पर जितना जल्दी से जल्द हो सके कार्रवाई की जाए। तो ये आपके कार्यक्रम से बहुत कुछ प्रभाव भी पड़ा है और लोगों को समझ में भी आ रहा है, तो सरकार भी इसके बारे में, इसके रवैये से थोड़ा ध्यान देने की। हम जरा एक वीडियो कॉलर के पास चलते हैं कि वो किस बात को क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ओबीसी जो है अपने रोडवेग की राजनीति बंद करे, ये देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहा है, ये बहुत ही गलत है। इसके वजह से बहुत से मुसलमान जो है, जो राम को मानते हैं, जो राम की बदनामी कर रहे हैं। जैसे कहा इन्होंने कौशल्या नगरी में इनकी माँ कहाँ गई थी, ये बहुत ही गलत बयान है। इन्हें पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हारा जो ये इस्लाम धर्म है ये कैसे पैदा हुआ, तुम्हारी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति इस
यहूदी धर्म से हुई है, इधर अपने धर्म में देखना चाहिए दूसरे। हम ये वो उसने हमारे धर्म की बदनामी की, इसलिए हम उसके धर्म की बदनामी करें, ये हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम उसी गंध का उपयोग करें जिस गंध को उछालने का काम उसने किया है। हम नहीं चाहते कि हम उस बात को दोहराए जिस बात को ये कह रहा है, लेकिन इसको ये समझाना पड़ेगा कि अगर तुम ये गलती करते हो तो हिंदुस्तान तुमको समझाने के लिए, बाकी लोगों को इसकी सजा देने की जरूरत नहीं, इसको समझाने के लिए जरूर ये बात कर सकता है। हम इसका एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, क्या कहता है ये अपने भाषण में। बिजली हो गया तो पहले क्या करते? अफजल भाई आ जाओ, अहमद भाई आ जाओ, समी भाई आ जाओ, राज भाई आ जाओ, अहमद भाई आ जाओ, हाफिज भाई आ जाओ, पाजा कादरी साहब आ जाओ। अरे ये भाया आपके हैं, आना हमारा काम है, आना हमारा फर्ज है, आना हमारी जिम्मेदारी है। आके आपके हक के लिए लड़ना हमारा फर्ज है, ईमान का तकाजा है। हम आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, हमारे आने तक आप लोग तो मुकाबला करो। 2 घंटे तक आप मुकाबला करो, 2 घंटे के बाद हम कर लेते हैं। उसका तो करीमनगर वाले कर सकते ना भाई। अब देख रहे, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये गलती से बोलता है, भावना में बहकर बोलता है, ऐसा नहीं है, ये तय करके बोलता है। हमने अब तक पिछले 7 दिनों में यही बात, स्टेज से दंगे का प्रशिक्षण देने वाली बात आपको कम से कम 6 अलग अलग सभाओं से दिखाई है कि ये झगड़ा करने, दंगा करने और 2 घंटे तक दंगा जारी रखने की बात कितनी जगह पर कह चुका है। महाराष्ट्र की सभा में भी कह चुका है, और ऐसा कहने के बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और इसलिए हमको आज 7वें कड़ी में देश के पहले सरदार, आजाद भारत के लोकतंत्र के पहले सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको याद करना पड़ता है। हैदराबाद की स्थिति के लिए इस देश के राजनेताओं को सरदार पटेल बनकर दिखाना होगा। वो बनके दिखाने का मौका, अपॉर्चुनिटी, संधि, वो मौका वहां के राज्य मंत्री को है, राज्य के गृह मंत्री को है, राज्य के मुख्यमंत्री को है। अगर वो दोनों नहीं करते तो देश के गृह मंत्री को है, और अगर ये सब कुछ नहीं करते तो अंतिमतः सरदार पटेल का नाम, नारा और उनके नाम से देश में अखंडता की बात करने वाले मोदी का है। हम अपेक्षा करते हैं कि सरदार पटेल की ये जयंती हमें निश्चित तौर पर यह प्रेरणा देगी, और ऐसे जो लोग इस बहाने देश के खिलाफ बात करते हैं उनको हमारा ये पूरा लोकतंत्र का ढांचा सबक सिखाने में कामयाब रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।